देखिए, आज के क्लास के अंदर हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से रिगार्ड, जो बेसिक आइडिया है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है, ये सब चीज और काफी ज्यादा जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट का भी कुछ कुछ बात है, तो वो सब कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम पॉइंट वाइज ना यहाँ पे सब लिख दिए हैं कि आज के क्लास, देखिए इतना ही बस हम लोग डिस्कस, ये 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास के अंदर। आपको जरा पहले हम ट्रेलर दिखा देते हैं कि भाई हम लोग कौन कौन सा मूवी देखने वाले हैं, उसके बाद तो हम और आप मिलकर के मूवी का आनंद उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ। देखिए, सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी से जब रिमूव किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा जब रिमूव किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल रिमूवल। कौन कौन से पार्ट का, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, नंबर 1, अगर फैलोपियन ट्यूब का हम लोग काट करके हटा दें, देखिए आपको डायग्राम को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो इससे पहले आप ये सब चीज समझें, आपको जरूरी है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओवरी का वीडियो देख कर ही आए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैलोपियन ट्यूब। ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों तरफ ट्यूब होता है, क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी के नीचे प्रेजेंट होता है दोनों तरफ ओवरी प्रेजेंट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब को कभी कभी ना क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। अरे वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्रस वाला फोटो याद करो ना जरा सा, है तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और कट करके फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को कट करके, ये कट अगर कर देते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब को और काट के अगर जोड़ देते हैं, एक तरफ ऐसे कट कर देगा और दोनों तरफ ऐसे धागा से बांध देता है, तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर देने की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे? मतलब क्या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, आपको ओवरी में कुछ चेंजेस आएगा, आपका यूटेरस में कुछ चेंजेस आएगा, क्या आप प्रेगनेंसी आप अचीव कर सकेंगे? ये सब चीज को हम लोग देखेंगे अंडर द हेडिंग फैलोपियन ट्यूब, कि अगर फैलोपियन ट्यूब को हम लोग यही सब चीज देखने वाला है। इफ, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये सब चीज हम लोग जानने वाले हैं आज के क्लास के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब को अगर हम लोग काट देंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा फीमेल का रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पे, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूट्रस। यूट्रस बताइए ना, पूरा यूट्रस से अगर, यानी कि यूट्रस जो यहाँ पे प्रेजेंट हो, यूट्रस से काट के हटा देंगे, उसके वजह से क्या क्या, क्या वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, क्या वहां पे प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्या वहां पे यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस, यूट्रस नहीं रहेगा तो चेंजेस कहां से आएगा, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, ये सब चीज को हम लोग देखेंगे जब हम लोग यूट्रस को सर्जरी से रिमूव कर देंगे। ऑपरेशन के द्वारा यूट्रस को काट करके कई बार निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए ओवरी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के नीचे में ही दोनों तरफ फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट था, जिसको हम लोग बोल रहे थे ओवरी। ओवरी को ही आप अगर काट के निकाल देंगे तब क्या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है तब क्या आपका फर्टिलाइजेशन होगा, आपका यूट्रस में कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, ये सब चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सब कुछ चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ओवरी वगैरह काट के निकाल दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फीमेल के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर्स इन अ फीमेल, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल के अंदर मेल के जैसा कैरेक्टर, जैसे कि फीमेल का वॉइस पूरा एकदम रफ वॉइस, एकदम लड़का के जैसा वॉइस हो जाएगा, है कई बार फीमेल का फेस पे हेयर्स आ जाता है, जो उसका नेचर है एग्रेसिव हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, इसको हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग बोलते हैं कि जिस चीज की वजह से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए या प्रेगनेंसी से बचा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉइटस हो चुका है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं भाई नहीं, प्रेगनेंसी जो है अचीव नहीं करना है, उस जगह पे आप जो मेडिकेशन, जो दवाई आप लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे कि बहुत सारा कमर्शियल नेम होता है, जैसे कि आईपिल होता है, अनवांटेड 72 होता है। तो ये सब दवाई के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है ये सब दवाई के अंदर, और किस तरीके से ये सब काम करते हैं और क्या इनका इफेक्ट होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन डे। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देख चुके थे और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडिल लाइन में आपको याद हो रहा होगा, पूरा का पूरा 28 दिन हम आपके सामने बना कर रख दिए थे, और उसका मिडिल पॉइंट पे हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा था, ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन। तो क्या हमेशा 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना लंबा है,
क्या वो 28 दिन का है, क्या वो 30 दिन, 32 दिन, क्या 25 दिन का है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपका ओव्यूलेशन डे भी वेरी करता है। तो हम लोग आज के क्लास में इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कब फीमेल का बॉडी के अंदर एग का रिलीज होता है। अब जैसे आप एग का रिलीज को कैलकुलेट करने सीख जाएंगे, फिर आप कैलकुलेशन ऑफ सेफ एंड रिस्क पीरियड भी सीख जाएंगे। सेफ पीरियड एंड रिस्क पीरियड किसको बोलते हैं? सेफ पीरियड बोलते हैं कि जिस दौरान अगर कॉइटस हो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, चांस कम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ पीरियड। या जिस दौरान अगर बिना किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉइटस होता है और उस दौरान जो है प्रेगनेंसी अचीव करने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, वैसे पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिस्क पीरियड। तो आप नेचुरली एट होम घर पे बैठ करके आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब आपका ओवम का रिलीज हो रहा है, एग का रिलीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड, यानी कि कौन सा पीरियड में कॉइटस सेफ है विदाउट एनी मेडिकेशन और कौन सा पीरियड में कॉइटस जो है रिस्की है, मतलब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी। पहला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवरी को रिमूव कर दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दें, यानी कि कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इस प्रोसेस को साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अरे टॉमी मतलब क्या होता है? कटिंग, एनाटॉमी, कटिंग होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के कटिंग को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। पहला पॉइंट में हम लोग फैलोपियन ट्यूब देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, और इसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। थर्ड नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, और इसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं ओफोरेक्टोमी। हम लोग इसका इफेक्ट देखने वाले हैं ओवेरियन चेंजेस, यानी कि आपका ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यूटेराइन चेंजेस, यानी कि आपका यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद लास्ट हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। ओके, ये देखिए हम टेबल बना दिए यहाँ पे, हम टेबल बना दिए। अब हम लोग इफेक्ट को देखेंगे एक एक करके। बताइए अगर आपका फैलोपियन ट्यूब, आपको डायग्राम को विजुअलाइज, अब आंसर आप लोग कीजिएगा, हमको कुछ नहीं पता है, आप ही बताइएगा। बताइए ये यूट्रस था, यूट्रस के दोनों तरफ का ट्यूब को क्या बोल रहे थे? फैलोपियन ट्यूब, और दोनों तरफ का फैलोपियन ट्यूब के नीचे प्रेजेंट था ओवरी। तो हम लोग फैलोपियन, हम लोग को तो पता है ना, ओवरी रिलीज कर रहा था क्या? ओवम। ओवरी ओवम रिलीज कर रहा था, वो ओवम आपका फैलोपियन ट्यूब में आ रहा था, और फैलोपियन ट्यूब के रास्ते वो आ रहा था आपका यूट्रस में, इस पर फिर फर्टिलाइजेशन कर रहा था। बताइए आप फैलोपियन ट्यूब को ही काट दीजिएगा तो क्या आपको ओवरी में चेंजेस आएंगे? फैलोपियन ट्यूब को आप काट दीजिएगा तो ओवरी में जो जो चेंजेस आ रहा था, यानी कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये सब चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप रास्ता को खाली काट रहे हैं, आप फैलोपियन ट्यूब को खाली काट रहे हैं। लेकिन ओवरी के अंदर जो चेंजेस, वो तो आपका हार्मोनल कंट्रोल है, तो वो तो सारा आपको होगा, यानी कि आपका ओवरी के अंदर सारा चेंजेस आएंगे। टिक मार्क कर दिए। अगर फैलोपियन, अच्छा फैलोपियन ट्यूब को ना आप बोलेंगे सर क्यों काटा जाता है? देखिए व्हेन देयर इज नो डिमांड ऑफ बेबी, जिस दौरान जो है प्रेगनेंसी अब अचीव करना ही नहीं है, उस दौरान क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट कर दिया और दोनों तरफ धागा से ऐसे सी दिया उसको। तो बताइए ओवरी से जो ओवम निकलेगा, क्या वो ओवम आपके फैलोपियन ट्यूब तक आ सकेगा? यूट्रस का माउथ तक आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। तो क्या स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज किसको करेगा?
मतलब बीच में जो ब्रिज था ना, वो ब्रिजे को धमाका से उड़ा दिया है। तो इधर का व्यक्ति इधर कैसे आ पाएगा, ओवम इधर आइए नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? आपका ओवरी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, आपके यूट्रस यानी कि फैलोपियन ट्यूब यहाँ, यूट्रस यहाँ, यूट्रस में कोई टेंशन नहीं है, आराम से जो काम होना था वो काम होगा, यानी कि यूट्राइन चेंजेस भी होंगे। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ऐसा फीमेल को जिसका फैलोपियन ट्यूब कट कर दिया गया है? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, बिल्कुल, क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी से कोऑर्डिनेटेड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा। क्या फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी होगा इस फीमेल को? नहीं, इसको प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन अरे कैसे होगा? बोले ना, जो ब्रिज था ब्रिजे को काट दिया, काट के दोनों तरफ से सिल दिया। अब ओवम जो रिलीज हुआ है वो, हाँ बोलिए। हाँ, अरे सी दिया मतलब कैसे बताएं भैया, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं अभी। देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये जगह को ऐसे काट दिया बीच से, ये जगह को ऐसे बीच से, देखिए ये जगह को मान लीजिए बीच से काट दिया, काट के इधर वाला को भी सील दिया, इधर वाला को भी सील दिया, तो रास्ता जो है ब्लॉक हो गया है। बीच से काट के दोनों तरफ टाई कर दिया, इधर वाला का माउथ को बंद कर दिया, इधर वाला भी बंद कर दिया। अब बताइए आर पार होने का रास्ता है? नहीं रास्ता है, इसके वजह से यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा है। तो ये होता है, इसको कॉमन लैंग्वेज में इसको लाइगेशन भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काट देना, और इसको साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब का कटिंग को हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपका यूट्रस हट गया है, हाँ क्यों हटेगा भाई? तो बहुत सारा रीजन, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है, वहां पे ट्यूमर डेवलप कर गया यूट्रस में, है मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप कर गया है। तब बताइए, आपको तो हम कैंसर जब भी पढ़ा रहे होंगे तभी बताए होंगे कि अगर ऐसा चीज हो जाता तो ऑर्गन को ही हटा दिया जाए। तो भैया अगर इनको और फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तो आप आराम से डॉक्टर के पास ये यूट्रस से हटवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी चाहिए तब यहां पे तकलीफ हो जाएगा। बताइए, अगर यूट्रस हट गया आपका तो क्या ओवेरियन चेंजेस होंगे? हाँ, अरे यूट्रस को हटा दिया, उससे क्या होगा? आपका यूट्रस हट गया, लेकिन ओवरी जो आपका फैलोपियन ट्यूब के नीचे ओवरी प्रेजेंट था, वहां पे तो नॉर्मल फंक्शनिंग होगा, सारा चीज नॉर्मल रहेगा, तो ओवेरियन चेंजेस यहां पे होंगे। यूटेराइन चेंजेस, बताओ, यूट्रस से काट के हटा दिया है तो यूट्रस में ना रहा बांस, ना बजेगा बांसुरी, तो यूटेराइन चेंजेस यहां पे नहीं होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या? कैसे होगा, कैसे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल? तब फिर अरे एंडोमेट्रियम में लाइन झड़ता है तो यूट्रस से नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां से हो जाएगा? नहीं होगा। क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। स्पर्म कहां से जाएगा? यूट्रस को काट के हटा दिया है तो फिर कहां से जाएगा? तो फर्टिलाइजेशन भी यहां पे नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, लास्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ओवरीज को हटा दिए, ओवरीज को क्यों हटाया जाता है भैया? देखिए यहां पे भी बहुत बार जो है सिस्ट वगैरह डेवलप कर जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, पीसीओएस बोल के डिजीज होता है। ओवरी के अंदर सिस्ट डेवलप कर जाता है, बहुत सारा जो है ट्यूमर टाइप डेवलप कर जाता है। ऐसा कंडीशन में आपको ओवरी को रिमूव करना पड़ सकता है। यहां पे दो केस बन सकता है कि अगर आपका क्या एक साइड का ओवरी हटा है, मतलब एक साइड का ओवरी है, या फिर आपका दोनों ओवरीज काट करके हटा दिया गया है। अब बताइए, अगर एक साइड का ओवरी काट करके निकाल दिया तो ओवरियन चेंजेस दूसरा वाला ओवरी में होगा। जैसा चल रहा था सब कुछ नॉर्मल चलेगा, मतलब ओवेरियन चेंजेस यहां पे होंगे, यूट्रस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूट्राइन चेंजेस होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होगा? एक तरफ ओवरी है ये नहीं है, इधर से एक निकल भी नहीं करेगा, इधर से खाली एक बार निकलेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा, लेकिन कैसा होगा? इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो यहां पे हम लोग बोल देते हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पे आपका होगा। फर्टिलाइजेशन होगा क्या? बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन यहां पे आराम से, अरे इधर से एग नहीं निकल रहा है तो क्या हुआ? इधर वाला तो ओवरी जिंदाबाद है ना, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दोनों ओवरी को काट करके हटा दिया, अब बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन को काट करके हटा देंगे, दोनों ओवरी को काट, कुछ नहीं होगा, ओवेरियन चेंजेस नहीं होंगे, यूट्राइन चेंजेस भी नहीं होंगे। कैसे होंगे यूट्राइन चेंजेस? उसको भी तो गवर्न करता है ओवरी,
है, हर चीज को आपका गवर्न करता है, ओवरी गवर्न करता है। अच्छा, यूट्राइन चेंजेस भी नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, है, कोई सा भी चीज यहां पे नहीं होगा। इस तरीके से इस चार्ट का हेल्प से हम लोग इस बात को समझते हैं कि कौन कौन सा चीज का रिमूवल से कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है। फटाफट से इसको हम लोग एक बार रिव्यू कर देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब को काट दें, यूट्रस को काट दें या ओवरी को काट दें, तो ये सब के काटने की वजह से क्या, अब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कि कुछ को इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे ओवरी जाकर के डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब सुनिए जरा एक ओवरी हमारा निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ काफ़ी सीरियस कंडीशन में ही किया जाता है, जब जो है उसका रिमूवल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपका फैलोपियन ट्यूब काट दिया, ओवरी में नो टेंशन, यूट्रस में नो टेंशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नो टेंशन, लेकिन आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इसको लाइगेशन भी बोलते हैं या ट्यूबेक्टोमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस को हटा दिया, ओवरी में चेंजेस आएंगे, यूट्राइन में, यूट्रस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर ओवरी को हटा दें, दो केस बन सकता है, एक ओवरी को हटा दें या दोनों को हटा दें। एक को हटाइएगा तो सब चीज नॉर्मल चलेगा, बस मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन अगर दोनों ओवरी को हटा देंगे तो सारा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को आप हटा दीजिएगा तो डेफिनेट सा बात है सारा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करता है ओवरी, क्योंकि ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बोलिए अच्छा, अब देखिए ये बात तो हो गया। अब आप बोल रहे होंगे अच्छा सर ऐसा बात है ना कि आप बोल रहे हैं कि अगर ओवरी नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा भी देखिए, यहां से एक और थॉट आपका माइंड में आ सकता है कि सर मान लीजिए अभी फीमेल का ओवरी है, दोनों ओवरी अभी फीमेल का है, तब तो प्रेगनेंसी आराम से हो सकता है। हाँ हो गया, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ओवरी में कुछ सिस्ट वगैरह आ जाता है और उस केस में अगर आपका दोनों ओवरी को रिमूव कर देना पड़ेगा, तब क्या इफेक्ट होगा। यानी कि हम लोग बोल देंगे रिमूवल ऑफ ओवरीज। यहां से दो केस बन सकता है, 4th मंथ तक में या आफ्टर 4th मंथ, दो ही केस यहां पे बन सकता है। आपको पता है क्यों बन सकता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का कॉन्सेप्ट है। अरे ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम ना बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम कितने महीने तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का काम करता है, 4थे महीने तक। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का रोल कौन टेक ओवर कर लेता है, प्लेसेंटा है, उसके बाद उसका रोल प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। बताइए अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, उसके वजह से आपका दोनों ओवरी को रिमूव कर देना पड़ता है, तो जिस पेशेंट में मान लीजिए 4th मंथ के अंदर अंदर में अगर आपका ओवरी रिमूव कर दिया गया है, तो आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहां पे प्रेजेंट होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है। आपका ओवरी हट गया, कॉर्पस ल्यूटियम हट गया, अब प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करेगा, कोई नहीं। यानी कि आपका यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। यहां पे आपका एबॉर्शन हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर 4थे महीने के बाद, 4थे-5वें महीने के बाद अगर आपका कुछ इन्फेक्शन होता है, सिस्ट वगैरह डेवलप करता है, ओवरी को रिमूव करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। काहे कि तब जो देखिए प्रोजेस्टेरॉन तो लगेगा भाई, जब तक प्रेगनेंसी है तब तक, यानी कि 280 डेज तक, 280-290 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन बॉडी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। क्या कि आपका यूट्रस को मेंटेन करके रखने का काम करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन 4थे महीने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का जो रोल है ना, वो टेक ओवर कर लेता है कौन, प्लेसेंटा। यानी कि इसके बाद अगर रिमूव हो जाए तो यहां पे कोई टेंशन नहीं होगा, और यहां पे जो आपका प्रेगनेंसी है आराम से मेंटेन हो जाएगा। प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड हियर है। तो इस तरीके से कुछ क्लिनिकल चीज हम लोग देख लिए कि किसका रिमूवल के वजह से किस ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। बोलिए यहां से कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी किसी फीमेल के अंदर मेलनेस आ जाता है, मतलब कि मेल जैसा कैरेक्टर आ जाता है। देखिए इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हिर्सुटिज्म। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं हिर्सुटिज्म, जहां पे जो फीमेल है ना उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। कैसा कैसा मेल कैरेक्टर आने लग जाएगा, जैसे कि उसका वॉइस कैसा हो जाएगा, लो पिच का वॉइस हो जाएगा, काफी रफ वॉइस हो जाएगा,
फेस पे हेयर्स आने लग जाएंगे, फीमेल का नेचर कैसा हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हिरसुटिज्म बोलते हैं। देखिए ओवरी को याद कीजिए, ओवरी के अंदर हम लोग देखे थे जो आपका फॉलिकल्स बन रहा था, फॉलिकल्स के बाहर में आपका थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट था। कई बार मीनोपॉज के बाद खास करके ये जो चीज होता है ना, यानी कि मेल लाइक कैरेक्टर आ जाता है फीमेल के अंदर, जनरली ये मीनोपॉज के बाद यानी कि 45 to 50 इयर्स के बाद आता है। कैसे होता है, आपका ओवरी के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका थीकल सेल्स है ना, यानी कि लिख देते हैं हम थीकल सेल्स, यानी कि थीका इंटरना वाला जो आपका सेल्स है वो थीकल सेल्स कई बार रह जाते हैं, यानी कि मीनोपॉज के बाद भी थीकल सेल्स कई बार क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। ये सेल नॉर्मली ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा था। आप याद कीजिए ओवरी वाला क्लास, ये सेल ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा था, लेकिन मीनोपॉज के बाद ये सेल जो है इंटरस्टिशियल सेल के जैसा काम करने लग जाता है। अरे इंटरस्टिशियल सेल मेल के अंदर प्रेजेंट था ना, इंटरस्टिशियल सेल। और बताइए इंटरस्टिशियल सेल क्या काम करता था, एंड्रोजन को रिलीज करवाता था, यानी कि ये फीमेल के ओवरी के अंदर अब क्या रिलीज होने लग जाएगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है। बताइए फीमेल का ओवरी में फीमेल हार्मोन के जगह पे मेल हार्मोन रिलीज होने लग गया। और आपको तो पता है सारा चीज हार्मोनल से कंट्रोल होता है। तो बताइए ये फीमेल का कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, मेल लाइक कैरेक्टर हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हिरसुटिज्म। कब होता है, जनरली आफ्टर मीनोपॉज, यानी कि मीनोपॉज के बाद ये कंडीशन होता है। थीकल सेल परसिस्ट कर जाता है, वो इंटरस्टिशियल सेल के जैसा काम करने लग जाता है और ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन। ये मेल हार्मोन होता है जिसकी वजह से फीमेल जो है उसके अंदर मेल लाइक कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज हिरसुटिज्म। चलिए ये हिरसुटिज्म के बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। उसका इफेक्ट, जैसे देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारा पिल्स वगैरह प्रेजेंट होता है जब कॉइटस हो चुका है लेकिन आपको कंसीव यानी कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उस दौरान आप क्या करते हैं ना, आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ भागते हैं। बहुत सारा मार्केट के अंदर टैबलेट अवेलेबल होता है, जैसे कि हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि आईपीएल प्रेजेंट होता है, अनवांटेड 72 प्रेजेंट होता है। 72 का मतलब है कि 72 घंटे के अंदर अंदर इसका इंटेक होना चाहिए। हाँ अलग अलग, अनवांटेड 48 भी होता है, अनवांटेड 72 भी होता है। 72 क्वाइटस के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इस पिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक टैबलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपका जो प्रेगनेंसी अगर होने का चांसेस था भी तो वो खत्म हो जाता है। काहे भैया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो एक अनवांटेड 72 का टैबलेट जो होता है ना, एक के अंदर प्रेजेंट होता है आपका 0.75 मिलीग्राम ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रेल। ये कंपोजिशन होता है। आप उसका टैबलेट कभी उठाकर देखेंगे ना और पढ़ेंगे, देखिए आप मेडिकल फील्ड से अगर आप रिलेशन रख रहे हैं तो आपको ये सब चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक अनवांटेड 72 का पिल के अंदर 0.75 मिलीग्राम लिवोनॉर्जेस्ट्रेल प्रेजेंट होता है। आप उसका कंपोजिशन को रीड कीजिएगा ना, उसका बॉक्स को, वहां पे लिखा रहता है कि 1 टैबलेट, हम बात कर रहे हैं कितना टैबलेट का, 1 टैबलेट, एक टैबलेट के अंदर आपका प्रेजेंट होता है 0.75 मिलीग्राम ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रेल। क्या होता है ये, प्रोजेस्टेरॉन होता है ये। लेकिन क्या नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन है, नहीं, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, मतलब लैब के अंदर इसको बनाया गया है, इसलिए बोलते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका जो प्रेगनेंसी होना रहता है उसको रोक देता है। अब आप बोलेंगे सर अभी आप बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरत है, तो भैया प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरत है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले अगर प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा ज्यादा हो गया ना, तब प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा। मेडिकल का दुकान है, दुकान देखे उस दवा तो निकाल के नहीं देखे तो एक टैबलेट था और साइड क्या क्या था, वो था, यही कंपोजिशन था कि नहीं? हाँ सर उसमें लिखा हुआ और देखे एक ही टैबलेट था, साइड में 4 वो। बिल्कुल बिल्कुल हम आपको इतना काबिल बना देंगे ना। देखिए टैबलेट या दवाई का नाम आपको याद नहीं हो सकता है अभी, डेफिनेटली जब तक आप एमबीबीएस नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कंपोजिशन, दवाई का नाम आपको पता है। कोई भी डॉक्टर जो है ना, दवाई का नाम को नहीं पता रहता है, हाँ पता रहता है भाई डॉक्टर का तो काम है, हाँ, लेकिन दवाई के अंदर जो कंपोजिशन रहता है ना, वो सबसे भाई देखना ना, कोई भी टैबलेट रहता है उसके ऊपर या नीचे देखना कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है, हाँ अनुरूपा जी रहता है, हाँ वही चीज वाइटल है।
कंपोजिशन आप पढ़ना सीख गए ना, आपको फिर दवाई का नाम तो बहुत सारा तरह का दवाई होता है। तो ये जो दवाई है अनवांटेड 72, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको कौन सा कंपोजिशन मिलेगा, 0.75 लेवोनोर जेस्ट्रल, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। हम बात कर रहे थे कि प्रोजेस्टेरॉन का जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है। किस तरीके से अवॉइड कर सकता है, दो तरीके से। नंबर 1, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना आपको ओव्यूलेशन को होने नहीं देगा। नंबर 2, प्रोजेस्टेरॉन आपको तो पता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटरी हार्मोन होता है, जिसकी वजह से आपका सर्विक्स और यूट्रस के अंदर म्यूकस का फिलिंग हो जाएगा। अब बताइए, आपका सर्विक्स में पूरा म्यूकस भर गया, क्या स्पर्म जो है ट्रेवल कर सकेगा ऊपर की तरफ? नहीं। और ओव्यूलेशन को भी रोक दिया है, ओवम भी नहीं आ सकेगा। क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या प्रेगनेंसी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सब के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, लेवोनोजेस्ट्रल वगैरह प्रेजेंट होता है। एक एक टैबलेट के लेने की वजह से ना, अगर आप एक टैबलेट कंज्यूम करते हैं अनवांटेड 72 का, उसके वजह से आपके बॉडी के अंदर 1000 फॉलिकल्स डिजेनरेट कर जाएंगे। जो फॉलिकल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फॉलिकल्स में से एक टैबलेट से 1000 फॉलिकल डिजेनरेट कर जाएगा आपका ओवरी के अंदर। समझ जाइए क्या कितना एक्शन होता है इसका। लेकिन इससे डरने वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं कि 1000 फॉलिकल चला गया। देखिए आपके पास लाखों रुपया है, आपके पास लाखों रुपया है और आपको जरूरत है खाली 400 से 500 रुपया का, तो आपको 1000 रुपया अगर चला गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे लाख फॉलिकल, लैक्स में फॉलिकल होते हैं, उसमें से अगर 1000 फॉलिकल चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका कंजम्पशन जो है हैबिट नहीं बनना चाहिए। फ्यू टाइम्स इज ओके बट इट शुड नॉट बी हैबिचुएटेड। बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आपका फॉलिकल बार बार डिजेनरेट होगा। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट होते हैं। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पेन होगा, आपका एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको काफी ज्यादा पेन का सेंसेशन होगा। ये सब प्रॉब्लम हो सकता है जब आप ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। हालांकि कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपको और आइडिया देंगे जब आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर। इसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जब वो पढ़ेंगे तभी आपको और डिटेल के अंदर ये सब चीज बात करेंगे। बहरहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है आपका कैलकुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन डे, यानी कि आपका ओवरी से ओवम निकलने का जो डे होता है उस डे को कैलकुलेट। आपका हम वो दिन कैलकुलेट करने सिखा देंगे जिस दिन आपका पर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अप्रोक्सीमेटली मिड पॉइंट में आपका ओवरी से निकलता है ओवम। अब ओवम को निकलने का डे आप अगर कैलकुलेट कर लिए ना, तो यहां आपका बहुत सहूलियत हो सकता है। आप नेचुरली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं if you do not perform coitus on those particular days, जब आपको पता है कि आपको ओवम आ चुका होगा into the fallopian tube है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको आइडिया होना चाहिए। आपको तो हम बताए थे, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कुछ ऐसे बना दिए थे, मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर दिए थे, ये पहला दिन था, ये 28वां दिन था, कुछ इस तरीके से है। ये पीरियड, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ओव्यूलेटरी फेज। अरे बीच वाला 14 डे को हम लोग क्या बोल रहे थे, ओव्यूलेटरी फेज। इसके पहले वाला को क्या बोल रहे थे, प्री ओव्यूलेटरी फेज। और ये वाला क्या था, 1 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, देन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। आपका मेंस्ट्रुएशन फेज डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन। आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज वेरी कर सकता है, किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन, किसी में 9 दिन, किसी में 10 दिन। लेकिन आपका जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है ना, ये हर हमेशा जनरली जो है ये फिक्स्ड होता है। नाउ दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट, और इस पॉइंट का यूटिलाइजेशन करके नीट के अंदर क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहे हैं हम, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आपका फिक्स्ड होता है, दैट इज 14 डेज। कितना दिन का होगा ये, 14 डेज, इट इज फिक्स्ड। अब बताइए, अगर अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो डे वेरी करता है, किसी के अंदर 25 दिन, तो 30 दिन का भी हो सकता है, 32 दिन का भी हो सकता है। अब अगर आपको आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे पता है कि हाउ मच लॉन्ग इज योर साइकिल, उस साइकिल में से अगर आप ये 14 दिन को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि इधर को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला डे निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? बात समझ में आ रहा है? देखिए आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए कितनों दिन का है, लेकिन आपको बोल दिया है कि 14 दिन फिक्स होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का 14 दिन फिक्स होता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, यही वाला दिन,
अरे इसी को ना कैलकुलेट करना है कि कब हो रहा है ओव्यूलेशन, इसको हम लोग बोल देते हैं ओव्यूलेशन। किस दिन आपका हो रहा है ओव्यूलेशन। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में से 14 दिन को माइनस कर दीजिए, ये 14 दिन को माइनस 14 दिन पीछे आ जाइएगा तो ये वाला डे आपको मिल जाएगा। है देखिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम लोग एक कॉलम बना देते हैं डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा अलग अलग डेज अभी हम लोग देखेंगे। और आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, डेज ऑफ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये तो हम बोल दिए हैं इट इज कांस्टेंट। मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज, बोलिए कितना दिन लेना है। मान लीजिए किसी फीमेल का अलग अलग केस एग्जांपल देकर के आप समझा रहे हैं कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है तो उसका ओव्यूलेशन का डे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए किसी के अंदर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी के अंदर मान लीजिए 2500 दिन का हो सकता है, किसी के अंदर मान लीजिए 2800 दिन का हो सकता है। तो ये सब अलग अलग फीमेल का आपको कैलकुलेट करना है। क्या आपको कैलकुलेट करना है डे ऑफ ओव्यूलेशन। इसके लिए फॉर्मूला होता है डे ऑफ ओव्यूलेशन, लिख देते हैं हम यहां पे, डे ऑफ ओव्यूलेशन इक्वल्स टू एमसी डेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज माइनस पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज माइनस पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज। अब बताइए अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का 30 दिन का 30 दिन डेज का है और पोस्ट ओव्यूलेटरी कितना दिन का होता है, फिक्स रहता है, यानी कि कितना दिन का, 14 दिन का, सभी के केस में 14 दिन का। बताइए पहला फीमेल का किस दिन ओव्यूलेट करेगी। इस केस में जो पहला फीमेल है, पहला केस में हम लोग बात कर रहे हैं 30 माइनस 14 कर दीजिए, यानी कि 16th डे पे इसका ओव्यूलेशन होगा। हाँ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे को आप जानिए पहले, उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। अगर आपका 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, आप 14 दिन माइनस कर दीजिए, 30 माइनस 14 हो गया 16, यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का 16th डे पे हो जाएगा ओव्यूलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए 25 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है लेकिन ओव्यूलेटरी पोस्ट ओव्यूलेटरी डे तो फिक्स है, 25 माइनस 14 बोलिए कितना हो जाएगा अनुरूपा, 11 डेज, यानी कि आपका 11th डे पे हो जाएगा ओव्यूलेशन। अच्छा यहां पे देखिए थर्ड केस में बोलिए 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 माइनस 14 कितना हो जाएगा। हाँ ये कैलकुलेशन हमको आता है, ये तो आसान है ना, 14 दूनी 28 होता है, ये तो सबको हमको तुरंत आता है ये वाला। हाँ देखिए यहाँ पे आपको मिल गया डेटा 14th डे वाला, काहे कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन वाला स्टडी कर रहे थे, 28 दिन वाला है। तो इस तरीके से डे ऑफ ओव्यूलेशन आपका वेरी कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज माइनस 14, आपका निकल जाएगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपका किस दिन ओव्यूलेशन यानी कि ओवम का रिलीज हो रहा है। उससे पहले, उस दौरान और उसके कुछ दिन के बाद अगर आप कॉइटस को प्रिवेंट करते हैं तो आपका प्रेगनेंसी के चांस मिनिमाइज या रिड्यूस हो जाता है। बोलिए यहां से कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क पीरियड एंड सेफ पीरियड। पहले समझिए रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड किसको बोलते हैं। रिस्क पीरियड हम लोग बोलते हैं कि जिस ड्यूरेशन में अगर कॉइटस होता है तो प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा रिस्की है, बहुत रिस्क पीरियड। सेफ पीरियड हम लोग बोलेंगे जिस ड्यूरेशन में कॉइटस हो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम, उसको हम लोग बोलेंगे सेफ पीरियड। हाँ तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, कैसे फाइंड आउट करें कि कब रिस्की है कब सेफ है, ताकि बिना कॉन्ट्रासेप्टिव का भी कॉइटस हो तो कोई टेंशन ना हो। ये हम आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं। देखिए इसके लिए भी हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। हेडिंग क्या डाल देंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड सेफ पीरियड। इसके लिए भी हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना पड़ेगा। बोलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का बना दें, 28 दिन का बना देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट डे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मान लीजिए 28th डे। बीच में बना देंगे क्या, 14th डे, यानी कि डे ऑफ ओव्यूलेशन। 1 से लेकर के 5वां दिन तक क्या, ब्लीडिंग फेज। इसके बाद क्या, प्री ओव्यूलेटरी फेज, और यहां पे ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, प्री ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। देखिए ओव्यूलेशन से
आपको ओव्यूलेशन डे तो कैलकुलेट करना आ गया। ओव्यूलेशन का डे से 4 दिन पीछे और 3 दिन आगे, आइए ड्रॉ करके हम आपको दिखाते हैं। 4 दिन पीछे यानी कि आपका हो गया 13th डे, 12th डे, 11th डे और 10th डे। 4 दिन पीछे आ गए, ये हो गया 14th डे। अच्छा, इसके 3 दिन आगे 15th डे, 16th डे और 17th डे। देखिए ध्यान दीजिए इधर, ओव्यूलेशन का डे से 4 दिन पीछे और 3 दिन बाद में ये जो पीरियड होता है ना, ये जो ड्यूरेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क पीरियड। हाँ, इस दौरान क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग बोल देंगे रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड। मतलब यहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा। काहे ज्यादा भाई? काहे कि ओवम का रिलीज होने का डे है, हो सकता है ओवम 2-4 दिन पहले रिलीज हो जाए या ओवम 1-2 दिन बाद रिलीज हो जाए। स्पर्म अगर आया है यानी कि कॉइटस हुआ है तो चांसेस है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा यानी कि प्रेगनेंसी हो जाएगा। इसलिए इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिस्क पीरियड। जबकि इसके बाद का अगर हम लोग बात करें, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, इससे पहले या फिर यहां से लेकर के लास्ट तक, इसको हम लोग बोल देते हैं सेफ पीरियड। इसको भी हम लोग बोल देंगे सेफ पीरियड। यहां पे अगर आप बिना कॉन्ट्रासेप्टिव का भी अगर आप कॉइटस करते हैं तो यहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड, यानी कि ओव्यूलेशन डे का। देखिए आपको एग्जांपल देकर के समझाते हैं। मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज अलग अलग हम लोग डे मान लेते हैं और उसका ओव्यूलेशन डे हम लोग तो निकालना भी सीख गए हैं और उसका हम लोग रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड कैलकुलेट। मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का है कितने दिन का, आप लोग बोलिए। मान लीजिए कि 32 दिन का किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। हाँ, यहां पे भी 3 केस देकर के हम लोग स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए 32 दिन का है, मान लीजिए ठीक है 28 दिन का है, हाँ, और थर्ड केस में मान लीजिए 25 दिन का है। ठीक है, चलेगा इतना। अब बताइए 32 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ओव्यूलेशन डे कब होगा? अरे 32 माइनस 14 यानी कि 18th डे पे ओव्यूलेशन होगा। बताइए फिरोज बताओ, 28वें दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 14th डे, बताओ 25 के लिए बताओ क्या होगा? 11th डे। ठीक है, ओव्यूलेशन। और हम क्या बोले हैं, ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले यानी कि 18th से आप माइनस कर दीजिए -4 और 3 दिन बाद यानी कि +3। सिमिलरली हर एक में -4 +3 -4 +3। बताइए 18 - 4 कितना? 14। 18 + 3 कितना? 21। इसका मतलब इस फीमेल का जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन का है उसका 14 दिन से लेकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे से लेकर के 21 डे तक जो है इसको हम लोग बोल देंगे रिस्क पीरियड। 14th डे से पहले सेफ पीरियड, 21 डे के बाद सेफ पीरियड। उसी तरीके से 14 में से 4 चला गया 10, 14 + 3 17, यानी कि इस फीमेल का 10th से 17th डे करके, और हम लोग इसी को एवरेज मानते हैं 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए 10वें दिन से 17वें दिन तक सबसे ज्यादा चांसेस रहता है प्रेगनेंसी होने का। इसको आप दोनों आइडिया के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस आइडिया को आप दोनों प्रोसेस, एक तो आप जिसको बेबी नहीं हो रहा है वो लोग भी जो है जान चुके हैं कि हाँ भाई इस दौरान जो है मैक्सिमम चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का, या फिर जिसको बेबी नहीं चाहिए वो लोग भी जान चुके हैं कि भैया इसके अलावा बाकी सारा दिन सेफ पीरियड है। अच्छा, लास्ट केस का बात करते हैं। 11 - 4 कितना हो जाएगा? 7। हाँ, और 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि इसके अंदर 7वां दिन से लेकर के 14वां दिन तक। इस तरीके से आपका ये सब डे से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस दिन आपका रिस्क पीरियड हो जाएगा, किस दिन आपका सेफ पीरियड हो जाएगा। बताइए यहां से कोई डाउट है तो पूछिए। अब आप बोलेंगे सर तो बहुत बढ़िया है कि मतलब, लेकिन देखिए ये सब चीज का फेलियर रेट रहता है।
आइडियल फेलियर रेट अगर बात करेंगे, मतलब बुक के अकॉर्डिंग आइडियल फेलियर रेट का अगर बात करेंगे तो 1.9% चांस रहता है फेलियर होने का प्लानिंग का। ये सब होम घर का तरीका है किस तरीके से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। 1.9%, लेकिन अगर करेक्ट अगर बात करेंगे तो लगभग 20% चांसेस रहता है फेलियर रेट। सो दिस इज द आइडियल फेलियर रेट, दिस इज द अप्रॉक्स फेलियर रेट 20%। इस तरीके से फेलियर रेट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इस तरीके से लगभग में आप कैलकुलेट कर सकते हैं योर रिस्क पीरियड एंड योर सेफ पीरियड। ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग आज के लिए। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर